हेलो फ्रेंड्स, एक नया टॉपिक के साथ मैं फिर हाजिर हूँ आज का वीडियो में। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि फ्लीट मैनेजमेंट बहुत ही अहमियत रखती है माइंस का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। तो फ्लीट मैनेजमेंट का एक पार्ट है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीनरी डिसाइड कर पाना। उसके लिए हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है कि एक्चुअली कितना मुझे सोभेल चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो को चालू करते हैं सोभेल रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन के बारे में। फास्ट फास्ट हमको क्या करना पड़ता है कि कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है कैलकुलेशन के लिए। जैसे प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ द माइंस माइंस का प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कितना है, वर्किंग डेज एंड आवर्स कितना वर्किंग डेज है, बल्क डेंसिटी मटेरियल का कितना है, अदर टेक्निकल फैक्टर्स क्या क्या है। ये सब फैक्टर्स को कंसिडर करके हम लोग कैसे सोभेल रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन करते हैं, इस वीडियो में मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आपका वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चालू करते हैं आपका वीडियो। और एक इम्पोर्टेंट बात कि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेरा अपडेट भी आप नहीं ले पा रहे हैं। अपडेट लेने के लिए मेरा चैनल को साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, चालू करते हैं आज का वीडियो। बल्क डेंसिटी, वर्किंग डेज, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को लेके कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हमको कुछ डाटा को अज्यूम करना पड़ता है। अज्यूम मतलब हम लोग मान लें कि वही हमारा टारगेट है। जैसे मैं मान रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्शन टारगेट 12 लाख टन पर आनम है। अनुअली मेरे को 12 लाख टन निकालना है माइन से। और इसके बाद ओबी रिमूवल करना है 30 लाख टन। 30 लाख टन मेरे को ओबी निकालना है। दोस्तों, अगर हम लोग को स्ट्रिपिंग रेशियो मालूम है तो प्रोडक्शन टारगेट जानने के बाद हम लोग ओबी भी निकाल सकते हैं। स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है कि 1 टन और निकालने के लिए जितना क्वांटिटी का ओबी जो क्यूबिक मीटर में रहता है जो निकालना पड़ता है, उस रेशियो को स्ट्रिपिंग रेशियो बोला जाता है। तो स्ट्रिपिंग रेशियो मालूम होगा, प्रोडक्शन टारगेट मालूम होगा, तो हम लोग इजीली ओबी रिमूवल टारगेट भी निकाल पाएंगे। तो दोनों को मिला लेंगे, प्रोडक्शन और ओबी को, तो हमको टीएमएच मिल जाएगा। टीएमएच मतलब टोटल मटेरियल टू बी हैंडल्ड। क्योंकि जब हम सोभेल कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम लोग को टीएमएच के ऊपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ओबी के लिए भी हमको सोभेल लगाना पड़ रहा है और प्रोडक्शन के लिए भी सोभेल लगाना पड़ रहा है। दोनों को मिला के जो टीएमएच, टोटल मटेरियल हैंडल, तो ये टोटल मटेरियल हैंडल पहले हमको निकालना पड़ेगा। उसके हिसाब से हम लोग को सोभेल निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली मेरे को टोटल मटेरियल हैंडल के ऊपर कितना सोभेल लगाना पड़ेगा। तब तो जाके मैं एक साल में मेरा जो टारगेट है, बोथ प्रोडक्शन के लिए इतना टारगेट है, वो बी के लिए, दोनों को अचीव कर पाऊँगा। नेक्स्ट है वर्किंग डेज एंड आवर्स। वर्किंग डेज एंड आवर्स क्या होता है, जैसे साल में 365 दिन रहता है, तो हर दिन तो काम नहीं होता। जैसे नेशनल हॉलीडे वगैरह हो गया, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब को निकाल के ऑन एन एवरेज मान लीजिए कि 360 डेज मैं ले पकड़ रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा वर्किंग डे इन ए ईयर होगा। नेक्स्ट, पर डे 2 शिफ्ट हम लोग काम कर रहे हैं, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। आपका केस में इसको चेंज भी कर सकते हैं, 3 शिफ्ट भी कर सकते हैं। मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए टू शिफ्ट ऑपरेशन मान रहा हूँ। इसके बाद हर शिफ्ट में जो 8 घंटा रहता है, पूरा 8 घंटा तो काम नहीं होता। शिफ्ट का कमेंसमेंट एंड एंडिंग है, टाइम में टाइम लॉस होता है। तो मान लीजिए 6 आवर है हमारा वर्किंग आवर इन ए शिफ्ट। और 1 घंटा में मान लीजिए सोभेल 80 पास दे सकता है। इसको आप लोग 60 भी कर सकते हैं, 70 भी कर सकते हैं। ये एक अजम्पशन है कि कितना पास कर पा रहा है। तो आइडियल केस में जनरली 80 पास हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा आइडियल कंडीशन ही मानना चाहिए जब हम लोग कुछ अज्यूम कर रहे हैं। और प्रैक्टिकली जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कंडीशन देख के, टाइम स्टडी करके, 1 घंटे में कितना पास दे पा रहा है आपका सोभेल, उसके हिसाब से हिस्ट्री देख के आप लोग अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आइडियल कंडीशन सोच रहे हैं तो 1 घंटे में 80 पास आराम से हो जाता है। और ये एवरेज है। तो इस एवरेज को लेके ही मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि क्या कैसे आ रहा है, कितना सोभेल चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो फैक्टर हम लोग कंसिडर करना पड़ेगा, बल्क डेंसिटी ऑफ मटेरियल। एक्चुअली दोस्तों, डेंसिटी 2 प्रकार का होता है, एक ट्रू डेंसिटी और एक बल्क डेंसिटी। ट्रू डेंसिटी मतलब जिसमें कि जो पोर रहता है, वॉइड रहता है, वो सबको एक्सक्लूड किया जाता है। मतलब वॉइड का जो मास है वो उसमें इंक्लूड नहीं रहता है, क्योंकि वो मासिव फॉर्म में रहता है। तो इसमें उसमें वॉइड ही नहीं है, पोर भी नहीं है, तो उसको इसलिए ट्रू डेंसिटी हमेशा एक्चुअल डेंसिटी होता है। लेकिन जो बल्क डेंसिटी रहता है वो एक्चुअल डेंसिटी नहीं रहता, वो लूज फॉर्म में मटेरियल रहता है। जब लूज फॉर्म में मटेरियल रहता है तो उसमें वॉइड भी रहता है, पोर्स भी रहता है, तो उसमें उसका भी मास इसलिए लॉस हो जाता है।
तो इसीलिए हमेशा बल्क डेंसिटी ही कैलकुलेशन में लिया जाता है। ट्रू डेंसिटी क्या है, जो मैसिव फॉर्म में जो रहता है उस डेंसिटी। लेकिन बल्क डेंसिटी में क्योंकि पोरस भी रहता है, हम लोग जब मटेरियल हैंडल करते हैं हमेशा ब्लास्टिंग के बाद ही करते हैं, जैसे ब्लास्टेड पाइल वगैरह में, तो उसमें वॉइड भी रहता है। तो जब हम लोग उसको निकालते हैं, अगर हम लोग उसको ट्रू डेंसिटी के हिसाब से निकाल लेंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए हमेशा बल्क डेंसिटी को ही कैलकुलेशन में शामिल करते हैं। और ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमेशा बल्क डेंसिटी से ट्रू डेंसिटी ज़्यादा ही होता है, क्योंकि वो मासिव फॉर्म में रहता है। तो इस केस में मैं मान रहा हूँ कि मेरा जो मटेरियल मैं हैंडल करूँगा उसका बल्क डेंसिटी 1.75 है। ये कम ज़्यादा हो सकता है, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा। मैं 1.75 लाइमस्टोन का केस एग्जांपल लेके कर रहा हूँ, क्योंकि लाइमस्टोन का अगर डेंसिटी हम लोग पकड़ेंगे तो 2.5 टू 2.7 के आसपास आता है ट्रू डेंसिटी। लेकिन ब्लास्टिंग के बाद जो ब्लास्टेड पाइल में उसका डेंसिटी मतलब बल्क डेंसिटी जनरली 1.75 के आसपास आता है। तो आप जिस मटेरियल को एग्जांपल के तरफ ले रहे हैं उसका जो बल्क डेंसिटी है आपका कैलकुलेशन में उसको पकड़िए। मैं इस क्योंकि लाइमस्टोन का एग्जांपल दे रहा हूँ इसीलिए इसका बल्क डेंसिटी को 1.75 के हिसाब से पकड़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे बात को आप लोग समझ सकते हैं कि बल्क डेंसिटी में क्यों पकड़ रहा हूँ, क्योंकि बल्क डेंसिटी में वॉइड्स और पोर्स रहता है, जैसे स्टॉक पाइल, हमारा ब्लास्टेड पाइल, ये सब वगैरह में रहता है। इसीलिए आपका जो डेंसिटी है उसको नहीं लेके बल्क डेंसिटी को लीजिएगा। और अदर टेक्निकल फैक्टर्स में हम लोग क्या ले रहे हैं, अवेलेबिलिटी परसेंटेज। जो मशीनरी हम लोग यूज करेंगे, मान लीजिए सोवेल यूज करेंगे, तो सोवेल तो 100% अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि कभी ना कभी वो ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में टाइम लॉस होगा, फिर कभी कभी शेड्यूल मेंटेनेंस में टाइम लॉस होगा। तो वो सब जो लॉस है, टाइम लॉस, उसको माइनस करके ऑन एन एवरेज मैं ये आज्यूम कर रहा हूँ कि 75% वो अवेलेबल रहेगा। बाकी जो 25% उसका मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस, ये सब में 25% चला जाएगा और मेरे को ऑपरेशन के लिए 75% अवेलेबल रहेगा। और एक चीज़ मैं आजम कर रहा हूँ कि बकेट फिल फैक्टर 80% रहेगा। ये बकेट फिल फैक्टर क्या होता है कि जब हम लोग बकेट क्राउडिंग करता है सोवेल का, तो उसका फुल बकेट कभी नहीं आता है, क्योंकि वो तो पूरा जितना भी कैपेसिटी उतना तो आएगा नहीं, कभी कभी ज़्यादा आएगा, कभी कभी कम आएगा। तो ऑन एन एवरेज हम लोग उसको 80% पकड़ रहे हैं। मान लीजिए उसका कैपेसिटी 100 है, तो 80% वो क्राउडिंग करते समय उसका बकेट में माल आएगा। उसको बोलते हैं बकेट फिल फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का पाम में जो कैपेसिटी है, हम लोग अगर पकड़ेंगे तो कभी कभार ज़्यादा भी आ जाएगा हम लोग का कैपेसिटी से, कभी कभी कम भी आएगा। तो वो जो ऑन एन एवरेज एक फिगर हम लोग मानते हैं कि 80%, कि हमारा कैपेसिटी से 80% के आसपास हर टाइम में आएगा, उसको बोलते हैं बकेट फिल फैक्टर। तो इस केस में मैं 80% ले रहा हूँ, आप चाहें तो उसको 90 भी ले सकते हैं, 75 भी ले सकते हैं। ये डिपेंड्स अपॉन योर अजम्पशन। तो मैं मेरा जो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कैलकुलेशन के लिए, मेरा अजम्पशन में मैं बकेट फिल फैक्टर को 80% पकड़ रहा हूँ। और जो मशीन का जो अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी में शेड्यूल आवर, शेड्यूल मेंटेनेंस आवर और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस आवर को माइनस किया जाता है। तो ये दोनों को माइनस करके मैं 75 पकड़ रहा हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि कितना साइज का बकेट चाहिए हमको, ये जो ओबी और ओवरबर्डन और ओर को निकालने के लिए, उसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो TMH, टोटल मटेरियल हैंडल्ड, डिवाइडेड बाय जो बाकी सारे चीज़ रहेगा। जैसे मेरा इस केस में आप देख सकते हैं 42 इंटू 1 लाख किया गया है। इसका मतलब क्या है, 42 इंटू 1 लाख का मतलब है जो हम लोग 42 लाख मेरे को चाहे था TMH, वो है 42 इंटू 1 लाख। इसके बाद 360 क्या है, ईयर में कितने वर्किंग डेज है। 2 क्या है, 2 शिफ्ट ऑपरेशन है पर डे। 6 क्या है, 6 घंटा पर शिफ्ट में वर्किंग आवर है। 80 क्या है, 80 है 80 नंबर ऑफ पासेस पर आवर। 1.75 बल्क डेंसिटी, 75% अवेलेबिलिटी और 80% बकेट फिल फैक्टर। तो ये सब चीज़ रहेगा डिनोमिनेटर में, और नोमिनेटर में 42 इंटू 1 लाख। तो इसको हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल रहा है, 11.57, 11.57, जो कि इतना साइज का बकेट हमको चाहिए उस TMH को हैंडल करने के लिए। तो ये 11.57 को हम लोग ऑन एन एवरेज, सॉरी राउंड फिगर में 12 पकड़ सकते हैं। तो ये इस 11.57 को हम लोग 12 मानेंगे। तो 12 क्यूबिक मीटर का एक बकेट चाहिए ये TMH को
हैंडल करने के लिए। ये अभी तक हमको समझ में आ गया। तो हम लोग दोस्तों क्या है कि एक शोभेल यूज करके तो हम मटेरियल हैंडलिंग कर नहीं सकते, क्योंकि कोई शोभेल हमको ओबी में चाहिए, कोई शोभेल हमको ओवर में चाहिए। क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कोई दूसरा जगह पे कोई दूसरा पाइल में हमको एंगेज कराना पड़ेगा शोभेल को। इसीलिए क्या करते हैं, 12 तो क्यूबिक मीटर का टोटल में चाहिए। इसीलिए हम वेराइटी हम लोग चूज कर सकते हैं। जैसे 4 क्यूबिक मीटर का एक हो गया, 3.2 क्यूबिक मीटर का दो हो गया, फिर 0.9 क्यूबिक मीटर का दो हो गया। तो कुल मिला के 12 क्यूबिक मीटर हुआ। लेकिन नंबर कितना हुआ, दो दो 4 प्लस 1 5। इसमें हम लोग क्या हो रहा है, 5 शोभेल यूज कर पाएंगे। वही टोटल मिला के 12 के आसपास रहेगा, लेकिन 5 शोभेल हम लोग लिए। दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, 4 क्यूबिक मीटर का एक, 3.2 का एक, 1.2 का एक, 0.9 का 4। ये भी कुल मिला के वही 12 ही हुआ, लेकिन 7 एक्सकावेटर हो गया। तो ये इस ऐसे दूसरा परसेप्शन करके आपका कितना एरिया में काम करवाना है, ये सब मिला के आप लोग इसका दोनों को मिला के आप लोग कर सकते हैं कि कितना शोभेल लेना है, लेकिन टोटल 12 होना है। तो दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।